हेलो एवरीवन। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के दो मुख्य शब्दों के बारे में हम लोग जाने थे, रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। हम लोग पहले जान चुके थे कि जो आपका नाम बनता है, कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, नाम जो बनाया जाता है वो मुख्य 3 शब्दों के मेल से बनता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के मेल से बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कि रूट वर्ड जो होता है ये क्या करता है, ये हमें लॉन्गेस्ट चेन का क्या करेगा, नाम बताएगा। ये क्या करेगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। और उसी के बाद हम देखे थे कि सफिक्स जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सफिक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है पहला सफिक्स यानी प्राथमिक सफिक्स, और प्राथमिक सफिक्स को ही क्या कहा जाता है, 1 डिग्री सफिक्स कहा जाता है। और दूसरा क्या है, द्वितीयक सफिक्स होता है, इसी को क्या कहा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स कहा जाता है। तो इसमें हम लोग ये सब चीज जान चुके थे कि रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। और इसमें हम ये भी जाने थे कि 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये हमें किसके बारे में बताता है। तो इसी को आज हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हुए इसका बहुत सारा आज एग्जांपल भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किस पे, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में जानेंगे कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये हमें किसकी जानकारी देता है। तो देखिएगा, आप लोग पढ़े हैं कि रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड क्या करता है जी, रूट वर्ड सबसे पहले तो आप यहां देख रहे हैं कि इसमें वर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है, शब्द है। कैसा शब्द है, कहां इसका प्रयोग होने वाला है, इसका प्रयोग होने वाला है कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में, इसका प्रयोग होने वाला है। तो कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या करता है, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है, लॉन्गेस्ट चेन के नाम को बताता है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हम आपको बताए थे कि कार्बन का वैसा चेन आपको ढूंढना है जो कि क्या हो, सबसे लंबा हो, यानी जिसमें क्या हो, कार्बन की संख्या जो हो सबसे अधिक हो, कार्बन की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो। जैसे हम यहां पे ये इस तरीके का चेन हम आपको बना दिए हैं, इस तरीके का चेन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चेन है यहां पे आप अगर देखिएगा तो क्या है, एक से अधिक प्रकार का चेन है। देखिए एक चेन ये सीधा वाला जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया। दूसरा चेन अगर आप देखिएगा तो दूसरा चेन जो है यहां से शुरू होकर के यहां पे खत्म हो रहा है। तीसरा चेन अगर देखिएगा तो यहां से शुरू होकर के यहां पे खत्म हो रहा है। और चौथा चेन देखिएगा तो यहां से शुरू होकर के यहां आ रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। और भी अगर आप चेन देखिएगा, जैसे यहां से चल करके आप यहां भी जा सकते हैं, यहां पे खत्म हो रहा है। तो इन सब में कौन मेरा सबसे बड़ा चेन बनेगा, मतलब कौन से चेन में कार्बन की संख्या सबसे अधिक है, वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट चेन कहलाता है। तो यहां पे आप ये चीज सीख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है। आप क्या कीजिएगा, चेन को पहले ढूंढ लीजिएगा कितने प्रकार का चेन बन रहा है, फिर उसमें क्या करेंगे, हम कार्बन की संख्या को गिन लेंगे, जिसमें सबसे अधिक कार्बन की संख्या रहेगी वही चेन हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब हम ये भी देखे थे कि जब हम लॉन्गेस्ट चेन का निर्धारण कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं, तो आपको हम बताए थे कि लॉन्गेस्ट चेन अगर आपका एक ही कार्बन का बन रहा है तो उसका भी कुछ नाम होता है, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसका भी कुछ नाम होता है, 3 कार्बन का बन रहा है तो उसका भी कुछ नाम होता है, 10 कार्बन का बन रहा है तो उसका भी कुछ नाम होता है। और लॉन्गेस्ट चेन के नाम को ही क्या कहा जाता है, रूट वर्ड कहा जाता है। लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम कोई बताएगा तो वो कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। इसीलिए एक तरह से कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है वो क्या होता है, रूट वर्ड होता है। लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होता है, रूट वर्ड होता है। या लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है, रूट वर्ड बताता है, यानी मूल शब्द बताता है। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज की। और उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि आपका लॉन्गेस्ट चेन का तो नाम आपको पता चल गया, फिर इस लॉन्गेस्ट चेन के बीच में कार्बन परमाणु जो जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स। यानी 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताता है, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कैसा है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु, या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है लॉन्गेस्ट चेन में। तो उसका निर्धारण कौन करेगा, 1 डिग्री सफिक्स करता है। कौन करता है, 1 डिग्री सफिक्स। रूट वर्ड का क्या काम है, ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। यानी 1 कार्बन का रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन का रहेगा तो एथ, 3 कार्बन का रहेगा तो प्रॉप, अगर 10 कार्बन का हुआ तो डेक, इसी तरीके से 11 का होगा तो अनडेक,
तो हमारा नाम कौन निर्धारण करेगा लॉन्गेस्ट चेन का? रूट वर्ड करेगा। और साथ ही साथ आपका जो होता है लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगा वो कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके बनेगा। तो किस रूप में जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब उस कंपाउंड का, उस कार्बन यौगिक का जो नेचर है वो कौन बताने वाला है? 1 डिग्री सफिक्स बताने वाला है। कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। 1 डिग्री सफिक्स ही बताएगा कि आपका लॉन्गेस्ट चेन जो है वो क्या है जी? वो संतृप्त है या असंतृप्त है। संतृप्त होगा तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, और असंतृप्त होगा तो या तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और या क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसी पे आज हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक ना, ये हमारे पास दिया हुआ है कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि कार्बन क्या एक दूसरे से जब जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे शुरुआत में ही हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो कार्बन खुद से जुड़ गया है, तो अब कौन जुड़ेगा इससे? हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये ना जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड बनाया तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। और ये देखिए ये एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो और किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। चलिए हम बना देते हैं, ये भी एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 और बॉन्ड बनाएगा। चलिए हाइड्रोजन से बना लिया। ये एक ही बॉन्ड बनाया है और कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। किससे बनाएगा जी? हाइड्रोजन से बनाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। कार्बन की संख्या कितनी? 4 है। तो हाइड्रोजन देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का संख्या है 10। कार्बन का संख्या कितना? 4। तो हाइड्रोजन क्या है? 10 है। अब यहां पे एक चीज और दिख रहा है आपको कि यहां पे सारा का सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सारे कार्बन को देखना है। कार्बन, हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा, लेकिन कार्बन परमाणु का आपको देखना है कि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कहीं एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब तो इस पूरे कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा? असंतृप्त वाला हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड केवल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है इसका प्रकृति कैसा होगा जी? संतृप्त प्रकृति का होगा। और संतृप्त प्रकृति का होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन परमाणु के बीच में हमेशा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे आपका सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आप जानते हैं कि ये जो इसमें सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए अगर हमें कहा जाए कहे कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए, इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक का नाम जो बनता है 3 शब्दों के मेल से बनता है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, यही ना होता है। और सफिक्स के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़े तो सफिक्स कितने प्रकार का निकला? 2 प्रकार का, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री ही हमारा क्या बताता है? लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति बताता है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। सबसे पहले हम लोग यही पढ़े थे, जब भी हम पढ़े कि नाम कैसे बनेगा, तो नाम 3 शब्दों के मेल से बनेगा। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था क्या था? लॉन्गेस्ट चेन का ही टॉपिक था। हम जाने हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वो किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? गिनेंगे, देखेंगे कि कितना प्रकार का चेन बन रहा है और उस चेन में कार्बन परमाणु जो है किस चेन में सबसे अधिक संख्या में। यहां पे तो आपको कार्बन का यही वाला चेन दिख रहा है और कहीं तो कार्बन का चेन है नहीं। बगल में सारे जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन है क्या? नहीं है। एक्स्ट्रा जगह पे कहीं कार्बन नहीं है। सीधा यहीं पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे ये वाला आपको कार्बन दिख रहा है, ये वाला, यही तो एक चेन दिख रहा है। और कहीं है क्या कार्बन का चेन? और कहीं नहीं है। मतलब यही हमारा क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो हम चुन लिए लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही पता कर लेते हैं उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद क्या आता है? लॉन्गेस्ट चेन का नाम। और आप जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा? रूट वर्ड बताएगा। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा? रूट वर्ड बताएगा। तो मान लीजिए अगर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। हमको यही करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो किससे बनेगा? 3 शब्दों के मेल से बनेगा। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और आप जानते हैं सफिक्स कितने प्रकार का हो गया है? 2 प्रकार का। तो अब इसको 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन को चुन लिया। अब उसके बाद इसका क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपको काउंट करना होगा कितने कार्बन का है। हम तो यही जानते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर रखा जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन उपस्थित है। लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन रहेगा तो उसको मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, इसी तरीके से आगे चलते रहता है हमारा। तो यहां पे कितना कार्बन है काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 कितना है? 4 कार्बन है। हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और 4 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, यही कहते हैं। और आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, उसका निर्धारण कौन करता है?
रूट वर्ड करता है। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है? रूट वर्ड बताता है। और आपने पता कर लिया कि लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होगा? ब्यूट होगा। तो अब इसको क्या करना है? इसके स्थान पे रख देना है। तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिख रहे हैं तो किसके स्थान पे वो रखाएगा जी? ब्यूट कहां पे रखाएगा? यहां पे रखाएगा। तो हमने रख दिया ब्यूट, रूट वर्ड के स्थान पे हमने रख दिया ब्यूट। अब आगे आता है कि जैसे ही आपको बताए थे कि अभी तक तो हम दो ही टॉपिक पढ़े हैं नाम लिखने के बारे में, एक रूट वर्ड के बारे में, एक क्या पढ़े हैं? 1 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़े हैं। तो आप जानते हैं रूट वर्ड हमको लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। तो बता दिया उसने लॉन्गेस्ट चेन का नाम। लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या हो गया? ब्यूट हो गया। क्यों हुआ ब्यूट? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है और 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? ब्यूट कहा जाता है। हम आपको पूरा लिखाए थे कि 1 कार्बन का 2 कार्बन का बनेगा तो क्या नाम होगा? तो यहाँ पे 4 कार्बन का है तो इसका क्या हो गया? ब्यूट हो गया। और नाम कौन बताएगा? रूट वर्ड बताएगा, इसीलिए रूट वर्ड के सामने अब लिख दिया ब्यूट। कोई दिक्कत? अब आपको बोले थे कि जस्ट रूट वर्ड के बगल में ही क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स आता है। और 1 डिग्री सफिक्स क्या करता है? ये लॉन्गेस्ट चेन का क्या करता है? प्रकृति बताता है। लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा रूट वर्ड, और लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें जो उपस्थित कार्बन परमाणु है ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानकारी कौन देगा हमको? ये देगा हमको 1 डिग्री सफिक्स। कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बता देगा? लॉन्गेस्ट चेन के प्रकृति के बारे में, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, कार्बन परमाणु जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो किस तरह के बंधन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, कैसे बंधन से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा सारा का सारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा कोई बंधन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां पे उपस्थित नहीं है। केवल और केवल क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। और आप जानते हैं कि जब कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो वैसा हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो आप देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है और केवल कार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? कार्बन परमाणु केवल और केवल एक दूसरे से क्या हो? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो, उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कितना प्रकार? एल्केन एक ही प्रकार होता है, एक प्रकार का होता है, एल्केन कहते हैं उसको, यही कहते हैं। मतलब सारा कार्बन परमाणु जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये किस ग्रुप में जाएगा? एल्केन ग्रुप में जाएगा। किस ग्रुप में? एल्केन। तो हम आपको बताए भी थे कि 1 डिग्री सफिक्स आपको क्या करेगा? लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति बताएगा, मतलब कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन परमाणु क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमने आपको लिखाया था कि उसके लिए जो हम 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, मतलब ये जो कार्बन परमाणु है इसका जो प्रकृति है उसका निर्धारण जो करेंगे, उसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे तो वो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? जब कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए क्या बताए थे कि एल्केन का ये 3 वर्ड लास्ट वाला आपको ले लेना है। ये करेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहता तो एल्कीन रहता है, एल्कीन का 3 वर्ड ले लेते। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एल्काइन रहता, एल्काइन का 3 वर्ड ले लेते, यही होता। लेकिन यहाँ पे है क्या? सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? एल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए इसका क्या कर लेंगे? लास्ट वाला 3 वर्ड ANE उठा के रख देंगे। यही हमको क्या बताएगा? नेचर के बारे में। इसी से पता कर लेंगे कि ANE अगर कहीं लगा हुआ है तो वो क्या होगा? वहां पे सारा का सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और दिख रहा है सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स के सामने में ANE लगा देंगे। लगा दिए। अब देखिए हम लोग तो आगे कुछ पढ़े नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, प्रीफिक्स के बारे में अभी कुछ नहीं जान रहे हैं। हम 2 ही चीज के बारे में पढ़े थे, रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। इन दोनों का यूज करना हम सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, लेकिन यूज करना नहीं जानते थे। वो हम भी अभी क्या कर लिए? सीख लिए कि रूट वर्ड का यूज कहां पे और कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि कार्बन परमाणु सबसे पहले जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, उसका क्या कीजिए? आप संरचना बना लीजिए, ठीक ना। उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन उसमें से चुन लीजिए। कार्बन परमाणु का एक ऐसा चेन ढूंढिए जिसमें क्या हो? कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या, सबसे अधिक संख्या उपस्थित हो। तो वो आपने ढूंढ लिया। और क्लास 10 तक में आपको एकदम आसान सब ही ऐसा मिलेगा कंपाउंड जिसका आपको चेन चुनना एकदम आसान रहेगा। लॉन्गेस्ट चेन आप आसानी से चुन सकते हैं, ज्यादा साइड चेन वगैरह का झंझट क्लास 10 तक में नहीं होता है। 11-12 में जाइएगा तब साइड चेन वगैरह भी निकलता है। तो यहाँ पे मेनली आपको यही इतना सा से ही काम चल जाएगा। इधर वाला ये जो प्रीफिक्स है इसका बहुत कम यूज होगा।
ठीक ना। और जो भी यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉन्गेस्ट चेन आप चुनने के लिए सीख गए। लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद क्या होता है, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम रखना होता है, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है, रूट वर्ड बताता है। तो आपने देखा यहाँ लॉन्गेस्ट चेन जो है कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जब बनता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। उसका रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। तो रूट वर्ड के स्थान पे हमने क्या किया, ब्यूट को रख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, इस लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति, लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति, और लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, सारा का सारा हमने चेक कर लिया कि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। हम देखें तो यहाँ पे सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्रकृति कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और संतृप्त प्रकृति जो होता है ये एक ही प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है, एल्केन है। क्या नाम है, एल्केन है। इसीलिए जब भी हम नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, एल्केन का अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए कार्बन परमाणु के बीच में तो यहां इस स्थान पे हम क्या करेंगे, प्रकृति बताने के लिए किस वर्ड का यूज करेंगे, ANE का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ANE का। एल्केन का क्या करेंगे, 3 गो लास्ट वाला वर्ड, ये जो अक्षर आपको दिख रहा है ANE, इसको उठा करके कहां रख देंगे, 1 डिग्री सफिक्स के पास रख देंगे। क्यों 1 डिग्री सफिक्स के पास रखेंगे, क्योंकि वही क्या करता है, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताता है, प्रकृति बताता है। अब और कुछ तो है भी नहीं हमारे पास, 2 डिग्री सफिक्स हम पढ़े नहीं है। बेसिकली 2 डिग्री सफिक्स का काम होता है फंक्शनल ग्रुप का निर्धारण करना, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, केवल हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का जो जो चीज था वो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन था, लॉन्गेस्ट चेन को हमने क्या किया, उसका नाम रख दिया, और इसका नेचर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो भी हमने रख दिया। तो देखिए अब ये ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन मिलकर के क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और आप देखिए C4H10, C4H10 का नाम भी क्या होता है, ब्यूटेन होता है। C4H10 का नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक ना। आगे जब क्लास 11-12 में आप पढ़िएगा, 11-12 में, तो वहां पे इसको नंबरिंग करने के लिए भी बताया जाता है। ठीक ना, नंबरिंग करना भी होता है। ये जो नाम अभी आप पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा आधा अधूरा नाम होता है। आगे 11th क्लास में हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा कि इसका नंबरिंग करके हर चीज का पोजीशन बताया जाता है, कौन चीज कहां पे उपस्थित है। ठीक ना। अभी यहाँ पे उतना ज्यादा जरूरत नहीं है क्लास 10th में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल में अध्ययन करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप सीख चुके हैं, रूट वर्ड क्या करेगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। तो आपने 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा और उसका नाम रख दिया, जो नाम होता है उसका ब्यूट होता है। तो आपने रूट वर्ड के स्थान पर रख दिया ब्यूट। और उसका नेचर देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड वाला है, सारा का सारा कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो नेचर कैसा हो गया, संतृप्त वाला हो गया। और संतृप्त एक ही प्रकार का होता है, एल्केन। और एल्केन का 3 वर्ड उठा करके हमने कहां रख दिया, 1 डिग्री सफिक्स के पास रख दिया, क्योंकि 1 डिग्री सफिक्स ही नेचर को बताता है लॉन्गेस्ट चेन का। तो दोनों को जब ऐड किए, ऐड करने के बाद क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। बाकी इधर प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये अभी उपस्थित है भी नहीं कंपाउंड में, और अभी तक हम लोग उसका अध्ययन भी नहीं किए हैं। जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये था पहला। हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मान के चलिए इस तरीके से हमको दिया हुआ, ठीक है। यहां जो आपको चेन दिख रहा है कितने कार्बन का, और तो कहीं कोई चेन है नहीं, यही 2 कार्बन का चेन है। तो यहां पे देख लीजिए 2 कार्बन का चेन है, यही हुआ हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन, यही ना हुआ लॉन्गेस्ट चेन। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए किसका किसका यूज होता है, प्रीफिक्स का यूज होता है, प्लस रूट वर्ड का यूज होता है, और उसके बाद हम 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स का यूज होता है। तो अभी अब हम लोग किसके किसके बारे में पढ़े हैं, केवल रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़े हैं, बाकी प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो केवल इसी दोनों का यूज करके हम नाम बनाएंगे। तो देखते हैं इस आधार पर नाम बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेना है। कार्बन परमाणु का जो चेन बन रहा है उसमें से कार्बन परमाणु का सबसे लंबा चेन कौन है वो ढूंढ लीजिए। यहाँ पे तो आपको एक ही सा यही वाला चेन दिख रहा है, यही एक चेन है, इसको हमको ढूंढ लेना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, 2 ही कार्बन का चेन है, तो ये हमारे लिए मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब बात आता है, जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, लॉन्गेस्ट चेन का क्या करना है, नाम बताना है। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्बन की काउंटिंग करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं उसका काउंटिंग कर लीजिए, 1 और 2, 2 ही कार्बन परमाणु है।
कितना कार्बन परमाणु, 2 ही कार्बन परमाणु है। तो 2 कार्बन परमाणु का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसका रूट वर्ड, उसका नाम क्या होता है जी, 2 कार्बन परमाणु का नाम क्या होता है रूट वर्ड में, एथ होता है, एथ। अब देखिए यहां पे आपको बताना क्या है, जैसे ही एथ आपने लिख दिया यानी रूट वर्ड का निर्धारण आपने कर दिया, रूट वर्ड बता दिया, लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है वो आपने बता दिया। अब बात क्या आता है कि इसका प्रकृति, ये जो लॉन्गेस्ट चेन बना है आपका, इस लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। तो नेचर आपको दिख रहा होगा, दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो वो कैसा हो जाता है, संतृप्त प्रकृति का हो जाता है। और संतृप्त प्रकृति आप जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है, कौन सा, एल्केन। और एल्केन में क्या रहता है, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। और जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में हम लोग कैसे बताएंगे कि ये कौन सा प्रकृति है इसका, तो उसको दर्शाने के लिए हम ये वाला वर्ड का यूज करते हैं, ANE का यूज करते हैं। एल्केन का जो है ये लास्ट का 3 वर्ड उठा करके उसमें जोड़ देते हैं अगर सिंगल बॉन्ड नेचर का रहता है तब। तो यहां पे हमने जोड़ दिया रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स मिल गया। अब 2 डिग्री सफिक्स तो यहाँ है भी नहीं और हम लोग उसके बारे में पढ़े भी नहीं है, प्रीफिक्स के बारे में पढ़े भी नहीं है, तो इतना सही अभी लेकर चलते हैं। तो बाकी ये तो अभी हम जानते भी नहीं है, ये भी जानते नहीं है। तो हो गया कितना टोटल जी, एथ प्लस ANE, एथेन हो गया, क्या हो गया, एथेन। इसी को कहीं कहीं एथेन बोलता है, इथेन बोलता है, ये क्या हो गया आपका, इथेन हो गया। तो यहाँ पे आप नाम बनाने के लिए सीखे कि नहीं सीखे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेना है, फिर लॉन्गेस्ट चेन का क्या करना है, नाम बनाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। फिर उसका प्रकृति आता है कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन, तो वो कौन बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर इस तरीके से हमारे पास दिया रहे, मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही चेन आपको दिख रहा है, नाम लिखना है इस कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आप जानते ही हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स का यूज करना है। इन्हीं सब का यूज करना होता है, इन्हीं शब्दों के मेल से बनेगा इस कार्बनिक यौगिक का नाम। तो यहाँ पे आपको ये कार्बन का चेन दिख रहा है क्या, इसके अलावा कोई और चेन इसमें उपस्थित है क्या, नहीं, इसमें कोई और चेन उपस्थित नहीं है। तो यही हमारे लिए एक चेन ही दिख रहा है, एक ही चेन दिख रहा है, तो यही हमारे लिए मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन का निर्धारण हमने कर लिया, अब उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम आता है। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। कौन बताएगा, रूट वर्ड। तो नाम जानने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या लॉन्गेस्ट चेन में कितनी है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 कार्बन है। कितना कार्बन है, 5। अब यहां पे 5 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन परमाणु का लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसका नाम क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है, यही होता है पेंट। 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसका नाम क्या होगा, पेंट। और लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। तो जस्ट रूट वर्ड के सामने हम क्या करते हैं, लिख देते हैं उसका नाम, लिख दिए। अब बाकी प्रीफिक्स तो अभी हम पढ़े भी नहीं है, जानते भी नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, रूट वर्ड लिख दिए, क्या होने वाला है इस चेन का वो हमने लिख दिया। अब आता है इस लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। तो नेचर आपको दिख रहा होगा, सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन सारा सिंगल है क्या, सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, नहीं। यहाँ पे ये जो कार्बन परमाणु 2 ठो दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक ना। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी के वजह से ये पूरा जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ये पूरा जो कार्बनिक यौगिक है, ये पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नेचर, इसका प्रकृति, इसका गुण कैसा हो जाएगा, असंतृप्त के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असंतृप्त वाला हो जाएगा। और असंतृप्त में भी आप देख रहे हैं कि बंधन जो है यहाँ कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बंधन है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, यही ना कहते हैं जी, एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। तो इसी एल्कीन जब हम नेचर बताने लगेंगे का लॉन्गेस्ट चेन का, तो उस दौरान जो आपको दिख रहा है कार्बन परमाणु के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो वो किस ग्रुप में चला जाएगा, असंतृप्त में चला जाएगा। और संतृप्त में भी कैसा, एल्कीन वाले में चलाएगा जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि
एल्कीन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होता है, एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, डबल बॉन्ड तो है, मतलब ये असंतृप्त प्रकृति का हो गया, असंतृप्त में भी कैसा, एल्कीन वाला हो गया। तो अब इसका नेचर बताने के लिए हम जो इसको देख करके इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए इसका नेचर कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ये जो एल्कीन लिखा हुआ है, इस एल्कीन का ये जो लास्ट वाला 3 वर्ड है ENE, इसको लिख दीजिए। इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। कहां पे लिखेंगे जी, नेचर का निर्धारण कौन करता है, लॉन्गेस्ट चेन का 1 डिग्री सफिक्स करता है, तो 1 डिग्री सफिक्स के स्थान पे आप क्या कीजिए, ENE को लिख दीजिए। हो गया क्या। अब 2 डिग्री सफिक्स आप पढ़े हैं क्या, अभी नहीं पढ़े हैं, और है भी नहीं इसमें 2 डिग्री सफिक्स, तो उसका हमको जरूरत भी नहीं है, तो हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप टोटल ऐड कीजिएगा तो क्या हो गया, पेंटीन हो गया। क्या हो गया, पेंटीन। क्या बना हमारा, पेंटीन बना। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हुआ, पेंटीन हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमको लॉन्गेस्ट चेन का निर्धारण करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद क्या करते हैं, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम रखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है, रूट वर्ड बताता है, ठीक ना। कितना कार्बन परमाणु का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 के बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, कितने संख्या का बन रहा है, उस आधार से हम क्या करते हैं, उसका नाम बनाते हैं। मतलब अगर 5 कार्बन का बन रहा है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति का निर्धारण करते हैं कि वो डबल बॉन्ड वाला है कि सिंगल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाता है, पूरे कार्बनिक यौगिक में कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो उसका प्रकृति ही चेंज हो जाता है। किस प्रकृति का हो जाता है, असंतृप्त। या अगर कहीं पे भी आपको एक जगह भी कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तब भी वो किस प्रकृति का होगा, असंतृप्त। और इसी आधार पे हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटे थे, एक एल्कीन एक एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड वाला रहता है तो एल्कीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मतलब एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकृति को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ये एल्कीन का लास्ट वाला 3 वर्ड का यूज करेंगे, ENE का नाम लिखने में, ठीक ना। इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने में IUPAC नेमिंग सिस्टम के द्वारा इसका नाम लिखने में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्या करेंगे, इस 3 वर्ड का यूज करेंगे। और कहां पे करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स के स्थान पे करेंगे। फिर सबको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक कर देंगे, संयोजित कर देंगे तो बन जाएगा क्या, पेंटीन, ठीक ना। अभी इतना ही हमारा रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़े, तो इतना ही यूज करके हम नाम बना रहे हैं। बाकी ये सब अभी पढ़े भी नहीं है, तो इसलिए इस सब के जैसा हम उदाहरण भी नहीं दे रहे हैं, इस सब का यूज होने वाला हम उदाहरण भी नहीं दे रहे हैं। ये सब उपस्थित नहीं है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में केवल कौन उपस्थित है, ये उपस्थित है और ये उपस्थित है। और ये जो नाम आप बना रहे हैं, ये नाम अभी ये नाम क्या है, अधूरा है। आगे 11th 12th में ये नाम क्या हो जाएगा, पूरा होगा। कैसे होगा, नंबरिंग जब करने लगेंगे, नंबर बिठाने लगेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका कार्बन जो दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब मान के चलिए इस डबल बॉन्ड को हमने उठा करके यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। फिर भी इसका नाम बनाइएगा तो नाम क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन का आप निर्धारण करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनेगा। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन का बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो रूट वर्ड के स्थान पे पेंट लिख देंगे। फिर आपको ये कंपाउंड का नेचर ढूंढना होता है, तो नेचर में कहीं भी एक जगह आपको डबल बॉन्ड अगर दिख गया तो वो असंतृप्त नेचर का हो जाता है। और असंतृप्त में भी कैसा, एल्कीन, एल्कीन वाला, तो उसका 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। तो आपने ENE लिख दिया। अब देखिए, डबल बॉन्ड अगर यहां भी रहता है तब भी नाम यही बनेगा। डबल बॉन्ड अगर यहां से हटा करके यहां रहता है तब भी नाम यही बनता है। डबल बॉन्ड अगर यहां से हटा के यहां रख देंगे तब भी नाम यही हो जाएगा। यहां से हटा करके यहां भी रख देंगे तब भी नाम क्या हो जाता है, यही हो जाता है। तो अगर हमको कोई व्यक्ति क्या करे, ये नाम दे दे, बोल दे कि पेंटीन का संरचना बनाइए, किसका, पेंटीन का संरचना बनाइए, तो पेंटीन का संरचना हम बना दिए ऐसा, ऐसा वाला। वो व्यक्ति कहेगा नहीं, गलत है। मान लीजिए वो सिर्फ इसी के बारे में जान रहा है, इसी ऐसा ही संरचना वो देखा है अपने जीवन में, तो वो क्या करेगा, हम अगर बना दिए ऐसा वाला संरचना, लेकिन वो जानता कैसा है, ऐसा वाला संरचना, वो जानता है कि यहीं पे डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हम बना दिए ऐसा वाला, यहाँ बीच में दे दिए डबल बॉन्ड, तो वो क्या कहेगा कि नहीं आपने गलत कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ होगा। तो नाम तो है सही, लेकिन अलग अलग जगह अगर हम डबल बॉन्ड डालते जाते हैं, अलग अलग जगह, तो वहां पे क्या हो रहा है, नाम एक ही जैसा बनता जाता है।
तो इस आधार पे हमको लग रहा है कि इस नाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ी क्या है कि हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। वही अगर हम पोजीशन बता दे, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। नंबरिंग करने का भी कुछ नियम होता है, किधर से नंबरिंग करना है, कैसे नंबरिंग करना है, वो आगे आप सीखिएगा। तो मान लीजिए हमने जैसे ही नंबरिंग किया तो आप देखिए यहाँ पे शुरू में ही फर्स्ट नंबर पे ही आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहीं पे है डबल बॉन्ड। तो हम पोजीशन क्या बताएंगे कि पेंट 1 इन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से पेंट लिख दीजिएगा, पेंट प्लस 1 इन हो गया पेंट इन। अगर 1 आता है तो इसको एस्केप करके चला जाता है, इसको हटा भी दीजिए या दिखा भी दीजिए। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आकर के यहाँ आ जाता, नाम तो रहता यही, लेकिन चेंज क्या होता, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज होता कि यहाँ ये जो ENE आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो क्या हो जाता, पेंट टू इन, पेंट टू इन यही होता नाम। लेकिन 10th क्लास में आपको ये पोजीशन दिखाने का झंझट नहीं है, आप केवल क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसका नाम लिख दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही हमारा आपको नाम बनाने आ गया। इतना दूर तक हम सीख चुके हैं। रूट वर्ड के बारे में जाने थे, रूट वर्ड क्या होता है इसके लिए इसके बारे में हम पढ़ लिए। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़ लिए कि ये क्या करता है। रूट वर्ड हमको लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है, तो 1 डिग्री सफिक्स उसका नेचर बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है किस प्रकृति का है, सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का ही जो हिंदी में नाम होता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक या अभिक्रियाशील समूह या अभिकार्यात्मक समूह या प्रतिक्रियाशील समूह या प्रकार्यात्मक समूह, ये एक ही चीज का नाम है। फंक्शनल ग्रुप जो है उसी का हिंदी में कई तरीके से नाम पुकारा जाता है। अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है, अभिक्रियाशील मूलक कहा जाता है, या आपका क्रियाशील समूह कहा जाता है, अभिकार्यात्मक समूह कहा जाता है, प्रतिक्रियाशील समूह कहा जाता है, प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है, प्रकार्यात्मक मूलक भी कहा जाता है। ऐसे हिंदी में अनेक तरह का नाम है। सबका मतलब क्या है, एक ही है। सब में आपको क्रियाशील तो दिख ही रहा होगा, सब में क्रियाशील क्रियाशील उपस्थित है, ठीक है। तो ये नाम क्या है, एक ही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समूह, समूह दिख रहा है, मतलब ये समूह हमको इंडिकेट कर रहा है वो क्या होगा, झुंड में होगा। अकेले भी हो सकता है और क्या हो सकता है, झुंड में भी। फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हम देखते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप, अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग तो पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप का हम आपको नाम लिख रहे हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हमारे पास COOH, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा होता है एल्कोहल OH। तीसरा जो होता है, हम जो लिख रहे हैं ईथर। और भी होता है जैसे आपका कीटोन हो गया। ये सारा का सारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही है। अब ये हम कुछ उदाहरण दिए हैं कि ये इस तरह का फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। तो और भी बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से आप देखिए ये सब का सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सारे फंक्शनल ग्रुप में आप देखिएगा तो यहां पे देखिए आपको कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एक ही प्रकार का एटम है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने प्रकार का एटम आपको दिख रहा है, कितने प्रकार का एलिमेंट इसमें उपस्थित है, आप देखिए तो कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कौन कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। मतलब
एक ही प्रकार का है या एक से अधिक प्रकार का है? एक से अधिक प्रकार का एटम उपस्थित है। इसमें देखिए तो एक ही प्रकार का एटम है या एक से अधिक है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, मतलब एक से अधिक है। इसमें भी देखिए तो एक प्रकार का है या एक से अधिक है? कार्बन है और ऑक्सीजन है, मतलब क्या है? एक से अधिक प्रकार का एटम उपस्थित है। सेम उसी तरीके से ईथर में देखिए तो यहाँ पे एक ही प्रकार का एटम है या एक से अधिक प्रकार का है? एक ही ठो है, ऑक्सीजन है। ये सारा का सारा आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इन सब में आपको दिख रहा होगा सब का सब क्या है, यहाँ पे एक से अधिक प्रकार का आपका एटम उपस्थित है। इसमें भी एक से अधिक है, इसमें एक ही है और इसमें क्या है? एक से अधिक। मतलब फंक्शनल ग्रुप को देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप या तो एक परमाणु हो सकता है, एक ही परमाणु हो सकता है, मतलब एक ही एटम से आपका क्या होगा? एक ही एटम का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें आप दिख रहा है कि ये क्या है? एक से अधिक प्रकार के एटम से बना हुआ है, ये भी एक से अधिक, ये एक ही प्रकार के, और ये क्या है? एक से अधिक। यानी यहां पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, एक ही प्रकार में एक ही टो है, एटम भी है कितना? एक ही टो है। यहाँ पे एक से अधिक प्रकार का है, यहाँ पे देखिए एक से अधिक प्रकार का है तो कितना है? 1 2 3 4, इतना एटम है। तो मतलब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो होने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा हो सकता है? या तो एक परमाणु का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक ही एटम का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परमाणुओं का समूह है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यानी परमाणु का समूह है कि नहीं है? अलग अलग प्रकार का परमाणु है और मतलब परमाणु का समूह है। बोलते हैं ना विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का झुंड, मतलब अलग अलग प्रकार का विद्यार्थी उसमें उपस्थित है, बहुत सारा विद्यार्थी उपस्थित है, विद्यार्थियों का समूह। अगर अकेला विद्यार्थी है तो उसको क्या बोलेंगे? एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। अगर बहुत सारा विद्यार्थी है तो ये क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा विद्यार्थियों का। उसी तरीके से यहाँ पे एटम दिख रहा है, एटम का समूह उपस्थित है कि नहीं है? एटम का समूह उपस्थित है। और ये है क्या? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो बन सकता है वो एक एटम का भी बन सकता है। यहाँ देखिए एक ही एटम उपस्थित है, एक एटम का भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और एक से अधिक प्रकार का भी समूह मिल करके, एटम का समूह मिल करके क्या कर सकता है? फंक्शनल ग्रुप का निर्माण कर सकता है। यानी फंक्शनल ग्रुप जो हो सकता है वो आपका एक परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है हमारा? एक परमाणु भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, या परमाणुओं का जो झुंड होगा, परमाणुओं का जो समूह होगा, परमाणुओं का जो गुच्छा होगा, वो भी आपका क्या बन सकता है? फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। बनता है ये हमारा क्या है? परमाणुओं का समूह है, ये है क्या? फंक्शनल ग्रुप है, और सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारा का सारा जो आपको दिख रहा है, इसमें ये भी परमाणुओं का समूह है, परमाणु का समूह है, परमाणु का समूह है, और ये एक ही परमाणु है। एक परमाणु भी आपका क्या बन सकता है? फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। एक परमाणुओं का समूह भी क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो मतलब हम ये चीज जान गए कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा एक परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एक परमाणु होगा या क्या होगा? वो परमाणुओं का समूह होगा। और साथ ही देखिएगा कि जैसे हम बात करें कि आपके पास, जैसे हमारे पास है CH3OH, ठीक है ना? अब देखिए यहां पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन मतलब ये जो है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ बना हुआ यौगिक था। ये जो आया है ना, ये यहाँ से आया है CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है तब बनता है CH3। CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु जब हट जाता है, निकल जाता है, तब बनता है क्या? सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है। तो यहाँ पे देखिए CH4 था, 1 2 3 4, चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, चारों तरफ से। मतलब ये कार्बन परमाणु स्टेबल था, हाइड्रोजन भी अपना स्टेबल था, लेकिन इससे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन परमाणु भाग गया। मान लीजिए इधर से ही एक हाइड्रोजन परमाणु भाग गया, इधर से एक हाइड्रोजन परमाणु गायब हो गया, बचा कितना? 1 2 3 ही बचा है। तो वही CH3 यहाँ पे है, ठीक। अब ये CH3 में आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या? ये बॉन्ड तो खाली रह गया, तो इसी बॉन्ड पे आकर के जुड़ गया कौन? ये जो OH दिख रहा है, मान लीजिए ये आकर के जुड़ गया, तो बना दिया क्या? CH3OH बना दिया। तो इसका संरचना आप देखिएगा इस तरीके से H H H, और यहाँ पे मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये क्या था? एक हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन से ही क्या हो गया? एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब भाग गया तो वो बन गया एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में आकर के कौन जुड़ गया? आपका OH जैसे ही जुड़ गया,
अब यहां पे ये क्या करता है, OH जुड़ने के बाद इसके ऊपर ही हावी हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके ऊपर हावी हो जाता है। मतलब अब जो ये जुड़ गया ना, जुड़ने के बाद क्या करता है, एक अलग प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करता है। क्या करता है, अलग प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करता है, एक अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसमें जो गुण देखिएगा, ये जो नया कंपाउंड बना है OH के जुड़ने के बाद, इसका सारा का सारा गुण, इस पूरे कंपाउंड का जो गुण होगा वो इसी के जैसा होगा। जैसा गुण ये रखता है ना, इसी के जैसा पूरा का पूरा कंपाउंड का गुण हो जाता है। मतलब सारा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये कंपाउंड का अगर शुरुआत में अगर देखिएगा तो मान लीजिए हमारे पास क्या था, CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन हट गया, CH3 बना। तो ये जो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आप भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो भी चेक करना आप कीजिएगा तो उसका गुण अलग होगा। और उसमें ही अगर आपका ये आकर के OH जुड़ जाएगा, OH जैसे ही जुड़ेगा तो इसके पूरे के पूरे भौतिक गुण में क्या कर देता है, रासायनिक गुण में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। उसका गलनांक, क्वथनांक जो भी होता है वो सारा का सारा चीज क्या हो जाता है, इसी के ऊपर निर्भर करने लगता है, इसी के जैसा हो जाता है। इसी से तब क्या किया जाता है, इसको भी जाना जाता है। ये पूरे कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड किसके द्वारा जाना जाने लगता है, इसी के द्वारा जाना जाने लगता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप, पहली बात तो होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, या तो एक परमाणु का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक ही परमाणु से फंक्शनल ग्रुप बना होगा, या क्या हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। परमाणुओं का क्या हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है। क्या हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, या तो एक परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास है CH3, ये कहां से आया होगा, हाइड्रोकार्बन से ही। एल्केन हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है तब बनता है CH3। तो यहां पे आपका क्या है कि इसमें मान लीजिए आकर के जुड़ गया, इसके साथ कौन, COOH जुड़ गया, CH3 के साथ कौन जुड़ गया, COOH जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड है आपका, आप देखिएगा CH4 खट्टा होता है क्या, CH4 खट्टा नहीं होता है। इससे एक हाइड्रोजन गायब हो गया, एक हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बनेगा, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन भाग गया तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 3 हाइड्रोजन बचेगा, CH3 हुआ। एक हाइड्रोजन के भागने से ये खट्टा हो जाएगा क्या, नहीं, खट्टा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें आकर के जुड़ गया कौन, COOH जुड़ गया। अब इस कंपाउंड को आप चेक कीजिएगा तो ये कंपाउंड, ये कार्बनिक यौगिक कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। मतलब इसके आने से ही क्या हो गया, इस पदार्थ के भौतिक गुण और इस पदार्थ के रासायनिक गुण, इस पूरे कंपाउंड के रासायनिक गुण में परिवर्तन आ गया। अब जो परिवर्तन आया है वो किसके कारण आया है, इसके कारण आता है, इसके कारण। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। और ये क्या है आपका, देखिए परमाणुओं का समूह है। इसके आने के वजह से इस पूरे कंपाउंड का गुण ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आप पढ़े हैं पहले ही क्लास 7-8 में ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल जो होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, खट्टी होती है। स्वाद में वो क्या होता है, खट्टा होता है, ये होता है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है आपका, जैसे ही COOH किसी के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के साथ ही वो क्या करेगा, उस कंपाउंड के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन ला देगा। और कैसा परिवर्तन आ जाएगा, उस पदार्थ को, उस कंपाउंड को, उस कार्बनिक यौगिक को कैसा कर देगा, अम्लीय कर देगा। कैसा कर देगा, अम्लीय कर देगा। जैसे ही अम्लीय बना दिया, मतलब उसका गुण चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गुण चेंज हुआ। और किसके वजह से चेंज हो रहा है, इसके वजह से चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या कर सकता है, ये आपका भौतिक और क्या कर सकता है, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणों में ये क्या ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकता है, ये भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन ला सकता है। ला सकता है, नहीं ला सकता। आप जानते हैं कि ये होता है अम्लीय, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये जिसके साथ जुड़ जाता है, जहां पे भी बैठ जाता है, उसका गुण भी कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है। उसके गलनांक, क्वथनांक सारे चीज में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है। मतलब उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या कर देता है, एकदम पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। करता है, नहीं करता है। मतलब इसी के ऊपर, इसके आने के कारण ही इसी के ऊपर पूरा का पूरा इस कंपाउंड का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करने लगता है। करने लगता है कि नहीं करने लगता है, करने ही लगता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को अध्ययन करने के, जब हम अध्ययन करने के लिए निकले तो हमको बहुत सारा बात पता चला। क्या क्या पता चला, पहला बात पता ये चला कि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है,
एक परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एक परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है परमाणुओं का समूह है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है हमारा? एक परमाणु हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? परमाणुओं का समूह हो सकता है। और ये उपस्थित कहाँ रहेगा? कार्बनिक यौगिक में ही उपस्थित रहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। और ये जो उपस्थित रहेगा ना, कहाँ पे उपस्थित रहेगा? कार्बनिक यौगिक। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 COOH, CH3OH, CH3O, CH3, इस तरीके से। अब देखिए सारा का सारा कार्बनिक यौगिक है, सब में कार्बन 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 उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, सबका सब क्या है? कार्बनिक यौगिक ही है, सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और इसमें आपका क्या उपस्थित है? ये जो आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सारा का सारा उसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। एक परमाणु भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, एक से अधिक परमाणु भी, यानी परमाणु का समूह भी क्या बन सकता है? फंक्शनल ग्रुप बन सकता है और बनता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एक परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। और ये जो होता है आपका, ये जिसके साथ भी जुड़ जाता है उसके क्या कर देता है? भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणों में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। क्या कर देता है? भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाता है। मतलब जिसके साथ ये जुड़ जाता है, अब वो जो पदार्थ है वो इसी के द्वारा जाना लगता है, मतलब इसी के नाम से वो जाना जाएगा, इसी के गुण से वो पहचाना जाएगा। जिस भी चीज में ये जुड़ जाएगा, सारे के सारे चीजों में ये अपना ही वर्चस्व क्या करता है? स्थापित कर देता है। मतलब ये क्या है? एकदम बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपका सब्सटेंस है। और ये क्या करता है? इसी के वजह से ये भौतिक गुण में उस पदार्थ जिसके साथ ये जुड़ेगा उसके भौतिक गुण में और रासायनिक गुणों में परिवर्तन ला देता है। या उल्टा करके हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सारा का सारा भौतिक गुण या रासायनिक गुण जो होता है इसी के ऊपर निर्भर करता है। और ये उपस्थित कहाँ रहता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में ही उपस्थित रहेगा। कहाँ रहेगा? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहेगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित। कौन उपस्थित रहेगा? ये किस रूप में रहता है? या तो एक परमाणु के रूप में रहता है या परमाणु के समूह के रूप में रहता है। क्या रहता है? या तो अकेला रहता है एक परमाणु, एक एटम, और या क्या रहता है? फंक्शनल ग्रुप एटम के समूह के रूप में रखता है, एटम के गुच्छे के रूप में रहता है। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कई एटम मिलकर के फंक्शनल ग्रुप बनाया है। यहाँ भी एटम, 2 एटम है, यहाँ पे अकेला है, मतलब अकेला भी बन सकता है, एक एटम का भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, एक से अधिक एटम का भी क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, ये कहाँ उपस्थित रहेगा? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहेगा। और किस रूप में रहेगा? या तो अकेला परमाणु के रूप में रहेगा या परमाणुओं के समूह के रूप में रहेगा। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर क्या होगा? यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण, समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है। जिसमें क्या होता है? किसी भी यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में, फिर से बोल रहे हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर उस यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब देखिए यहां तक तो आप समझ में आ गया क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एक परमाणु भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक एटम भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, और एक से अधिक परमाणु यानी परमाणुओं का समूह भी क्या बन सकता है? फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। और ये उपस्थित कहाँ रहेगा? कार्बनिक यौगिक में रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का क्या करता है? वो क्या करता है? पूरे भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन ला देता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? जिस पर यौगिक का क्या होता है? समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। साथ ही साथ अब देखिएगा कि ये जो होता है एक काम और करता है, एक काम और करता है, एक मुख्य काम। और ये क्या करता है कि जिसके साथ भी ये जुड़ जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि CH3COOH है हमारे पास, ये है। अब इसके साथ ये जुड़ गया, तो अब जो ये जुड़ा ना, जुड़ने के बाद ये क्या करता है कि ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड के परिवार का, मतलब ये पूरा कंपाउंड किस परिवार से बिलोंग कर रहा है, वो इसी के द्वारा जाना जाएगा। किसके द्वारा? इसी के द्वारा।
जैसे होता है ना, हम लोग के फैमिली में जो होता है कि हम लोग किसके द्वारा जाने जाते हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा जाने जाते हैं, अपने बड़ों के द्वारा जाने जाते हैं, होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से जब ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये बहुत ही पावरफुल है और ये जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या कर देता है, पूरे के पूरे भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन ला देता है। वो सारा का सारा भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है किससे मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता है। जब उस कंपाउंड को रिसर्च करेंगे तो लगभग भौतिक गुण किसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा। मतलब वो किसके ग्रुप से बिलोंग करेगा, इसी के जैसे, इन्हीं सब के ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जहां भी जुड़ जाएगा ये क्या बन जाएगा, उसका एक तरह से दादा परदादा बन जाएगा। मतलब उसका खानदान के बारे में अगर जानना चाहिएगा तो वो यही बताएगा, उसके खानदान के बारे में यही आपको क्या बताएगा कि वो जो कंपाउंड है वो किस खानदान से बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप पढ़िएगा, आपका बना एक कंपाउंड हम लिखे हैं CH3COH, दूसरा है C2H5COH, C3H7 COH, HCOOH। अब देखिए यहाँ पे सब में आपका COH 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 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इधर देखिए CH3 है, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है 7 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चीज चेंज हो रहा है सब में, क्या सब में चेंज हो रहा है। मतलब कार्बन का संख्या बढ़ते जा रहा है, सब में क्या हो रहा है, कार्बन का संख्या यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ तक में आपका कार्बन का संख्या बढ़ रहा है। ये आपका यहाँ पे कार्बन का संख्या घट गया है। सब में सेम है क्या कार्बन परमाणु का संख्या, नहीं, सब में अलग अलग है कार्बन परमाणु का संख्या, और सब में हाइड्रोजन का संख्या भी अलग है। तो इस आधार पर क्या लग रहा है आपको, सबका भौतिक और रासायनिक गुण एक ही जैसा होगा। सब में क्या है, COH जुड़ा हुआ है, रहेगा तो ये इसी ग्रुप का गुण तो इसी के जैसा शो करेगा, लेकिन एक ही जैसा एकदम सेम हूबहू एक ही जैसा गुण रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबका गुण क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सबका गलनांक क्वथनांक सारा चीज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर आप देखिएगा तो सब में आपको एक चीज दिखेगा कॉमन, COOH इसमें भी है, COH इसमें भी है, COH इसमें भी है, COH इसमें भी है। मतलब सब क्या है, इसी के ग्रुप से, सब इसी के ग्रुप से, COH के ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर हम इस कंपाउंड को, इस पूरे ग्रुप को पहचानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में, इस पूरे फैमिली के बारे में कौन बताएगा, यही बताएगा, क्योंकि इसी के फैमिली से ये सब बिलोंग कर रहा है। तो फैमिली का निर्धारण भी, परिवार का निर्धारण भी क्या करेगा, यही करेगा। कौन करेगा जी, फंक्शनल ग्रुप। ये है क्या, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का एक काम और क्या आया कि ये क्या करता है, परिवार का निर्धारण भी करता है। परिवार के एक विशेष फैमिली के बारे में, एक विशेष फैमिली के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। अब देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, यहाँ भी है क्या, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर आपका लगा हुआ है OH और यहाँ पे लगा हुआ है COOH। दोनों है क्या, दोनों है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन दोनों का अलग अलग गुण है, अलग अलग नाम है। ये है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो दिख रहा है, सब क्या हो रहा है, इसी के खानदान से बिलोंग कर रहा है। सब क्या है, सब में यही आए आपका OH जुड़ा हुआ है, तो सबका गुण भी इसी के तरह होगा, OH के तरह होगा। तो इसी के खानदान से ये सब बिलोंग कर रहा है। ये भी क्या हो रहा है, इसी के खानदान से बिलोंग कर रहा है। मतलब फंक्शनल ग्रुप ये दोनों है कि नहीं, ये भी OH और ये भी COH, ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का काम क्या हो रहा है कि ये भी हमें क्या बता रहा है, दोनों परिवार के बारे में, अलग अलग परिवार के बारे में बता रहा है। ये हो गया एल्कोहल परिवार का और ये हो गया क्या, कार्बोजैलिक परिवार का। हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, परिवार, अलग अलग परिवार के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से अगर ये कहीं पे जुड़ा हुआ रहेगा तो वो हमको बताएगा इथर परिवार के बारे में, ये कहीं जुड़ा रहेगा तो ये कीटोन परिवार के बारे में बताएगा। मतलब कीटोन परिवार का जितना भी कंपाउंड रहेगा तो उसके बारे में कौन बताएगा, कीटोन ही ना बताएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या हुआ, पहला काम तो हम देख लिए कि ये क्या करेगा, समस्त भौतिक और रासायनिक गुण इसी का ही शो होगा उस कंपाउंड में। और दूसरा क्या होगा, ये एक विशेष परिवार के बारे में बताएगा। मतलब वो एल्कोहल परिवार का कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, या वो कार्बोजैलिक परिवार का है, या वो कीटोन परिवार का है, कि एल्डिहाइड परिवार का है, कि इथर परिवार का है, कि एल्कोहल परिवार का है, किस परिवार से वो बिलोंग कर रहा है, उसके बारे में कौन जानकारी देगा, फंक्शनल ग्रुप ही, यानी क्रियाशील मूलक ही हमको बताएगा, अभिक्रियाशील समूह ही हमको बताएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक के विशेष फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या काम हुआ, पहला काम क्या है कि ये भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताएगा। और क्या होगा, ये
अकेला परमाणु भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, और परमाणुओं का समूह भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और इसका एक और काम हम जाने कि ये क्या करेगा, विशेष परिवार की जानकारी देगा। किसका देगा, विशेष परिवार की जानकारी देगा। किसका देगा जी, विशेष परिवार की जानकारी देगा। तो अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये कहां उपस्थित रहेगा, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु, अकेला एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का, जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण, समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, तथा जो किसी विशेष परिवार या फैमिली के बारे में जानकारी देता है या बताता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप, या क्या कहा जाता है, क्रियाशील मूलक या अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, तथा जो किसी विशेष परिवार या विशेष फैमिली का निर्धारण करता है या किसी विशेष फैमिली या परिवार को व्यक्त करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्रियाशील समूह कहा जाता है, अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है, क्रियाशील मूलक कहा जाता है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, तथा जो क्या करता है, किसी विशेष परिवार को व्यक्त करता है, किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कि ये क्या हो सकता है, आपका एक अकेला परमाणु भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। और ये क्या काम करेगा, ये मुख्य दो तरह का काम करता है। कौन कौन सा, पहला तो सारा का सारा भौतिक और रासायनिक गुण किसके ऊपर निर्भर करेगा, इसी के ऊपर निर्भर करता है। और ये क्या करता है, किसी विशेष परिवार, विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, जो इस तरह का काम करेगा, जिसके द्वारा इन सारे चीजों का निर्धारण होगा, वही क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, वही क्रियाशील समूह कहलाएगा। ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो क्रियाशील समूह होता है इसके बारे में कौन बताता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से मन लगा के आनंद के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।